व्यूअर्स आदाब, चनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पामपुरी और पेश है खिताए चनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वादी चनाब के डोडा और गंदों में दो अलग अलग सड़क हादसा, 3 अफराद हलाक, 3 दूसरे जख्मी। वादी चनाब में कोरोना के बढ़ते मामलात, आज मजीद 53 मुस्बत मामले आए सामने। कोविड-19 के हवाले से जारी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज, कई अफराद को किया गया जुर्माना। मरम्मत के तालीमी इदारों की हालत खस्ता, लॉकडाउन की वजह से इमारतों की नहीं हो रही देखभाल। खड़ी में मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चंद रोज में होगा मुकम्मल, रिसीविंग स्टेशन की नातैयारी पर अवाम खफा। और दही तरक्की ब्लॉक असर में रिश्वत के इल्जामात, कुछ अफराद ने कहा कि पैसे का मुतालबा कर रहे हैं मुलाजमीन। नाजरीन, पेश हैं खबरें तफसील से। आज जिला डोडा में सड़क के एक हादसे में 2 अशखास फौत हुए जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। सड़क का यह हादसा गुंदों की ग्वाड़ी नीली राब्ता सड़क पर नीली के नजदीक उस वक्त हुआ जब ग्वाड़ी की तरफ जा रही एक टाटा मोबाइल ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक खाई में जा गिरी। इतलात के मुताबिक गाड़ी में केबल डालने वाले मजदूर सवार थे। हादसे के फौरन बाद मुकामी लोग और पुलिस जाए वारदात पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक हादसे में करीम बख्श नामी एक शख्स मौका पर ही फौत हुआ जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। सभी जख्मियों को पहले मुकामी अस्पताल में फर्स्ट एड दिया गया और फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक डोडा मेडिकल कॉलेज में एक और शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। अगरचे हादसे की वजूहात का पता चलाया जा रहा है, ताहम सड़क की खस्ताहाली और ड्राइवर की लापरवाही हादसे की वजह बताई जाती है। 2-3 जख्मी हो गया। हम काम कर रहे हैं तो कोई पता नहीं हमको। एक मर गया। ये कौन लगता है आपको? वो भाई था मेरा से। भाई था आपका? हाँ। गड्डी में कोई हो? एक्सीडेंट हुआ गाड़ी। किस तरह हुआ उसने? पता नहीं किस तरह हुआ। कोई पता नहीं चला। कोई पता नहीं। उसमें लेबर जा रही थी ये काम पर नीली के साइड में, और रात को बारिश भी हुई थी, कच्चा रोड है। उसमें ड्राइवर के अलावा 3 सवारियाँ थी, इसके मजदूर थे ये तीनों, तो जिनमें एक ही मौके पर ही डेथ हो गई। गाड़ी जो है सड़क से तकरीबन 200 फीट के नीचे चली गई, तो मौके पर एक ही डेथ हो गई और 3 को जो हमने वहाँ से शिफ्ट किया है हॉस्पिटल के लिए, और चंगाजपुर में इनको फर्स्ट एड देने के बाद अब रेफर किया जा रहा है GMC डोडा के लिए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर डिगडोल के मुकाम पर सड़क के एक और हादसे में एक शख्स हलाक जबकि उसका एक साथी जख्मी हुए हैं। सड़क का यह हादसा उस वक्त रौनमा हुआ जब श्रीनगर जाने वाली एक टाटा मोबाइल सड़क से उतरकर एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 अफराद सवार थे जिनमें एक की मौत मौका पर ही हुई जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हुआ। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और मुकामी रजाकारों ने बचाव कार्रवाई शुरू की। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया जबकि मुर्दा शख्स को पोस्टमार्टम के बाद लवाकीन के हवाले किया गया है। जम्मू कश्मीर के दूसरे हिस्सों की तरह वादी चनाब के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड-19 के मुस्बत मामलों की तादाद लगातार बढ़ रही है। आज जिला किश्तवाड़ में मजीद 23 मामले सामने आए हैं। 23 में से 19 अफराद वो हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के साथ मिले हैं। इन अफराद का तल्लुक जिला किश्तवाड़ के द्राबशाला और छात्रों से है। दरियासना आज किश्तवाड़ के जिला अस्पताल और क्वारंटाइन केयर सेंटर से 14 ऐसे मरीजों को सेहतियाब होने के बाद घरों को रवाना किया गया जो कोविड-19 पॉजिटिव आने पर इलाज के लिए भर्ती किए गए थे। सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक आज डोडा और रामबन अजला में 15 मुस्बत मामले सामने आए हैं। जिला किश्तवाड़ के मुख्तलिफ इलाकों में कोविड-19 के हवाले से दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सख्त किया गया है। आज जिला के कई मुकामात पर नाके लगाए गए और मुसाफिर गाड़ियों में कोविड-19 के सिलसिले में दी गई हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवरों को जुर्माना किया गया। इसके अलावा मुसाफिर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों को हिदायत दी गई कि वो हर हाल में कोविड-19 के हवाले से सरकार की तरफ से दी गई हिदायत पर अमल करें। इसके अलावा होम क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले चंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जुर्माना भी किया गया।
जिला डोडा के इलाका मरम्मत में लोगों ने इल्जाम लगाया है कि इलाका में तालीमी इदारों के अंदर तदरीसी अमले की शदीद किल्लत पाई जाती है। लोगों का कहना है कि कई स्कूलों में 50 से जायद बच्चों को पढ़ाने के लिए फकत एक उस्ताद है, जिसको स्कूल इंतजामिया मिड डे मील और दीगर मामला भी चलाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इलाके में तैनात रहबर तालीम मुसातिजा को गैर जरूरी तौर दूसरी जगहों पर अटैच किया गया है। अवाम का यह भी कहना है कि कोविड-19 के दौरान स्कूल बिल्डिंगों पर तवज्जो न देने की वजह से स्कूली इमारतों का हाल खस्ता हुआ है और अगर महकमा तालीम ने इन इमारतों पर नजर नहीं रखी तो ये इमारतें जमीन बोस हो जाएंगी। ये स्कूल की हालत है सर, पूरी पढ़ाई जो ठेकेदार ने जिस ठेकेदार ने ये बनाया सर उस टाइम उन्होंने सर्टिफिकेट किया ऐसे ही दिया हुआ है सर। पढ़ाई देखिए सर, ये कौन सी पढ़ाई है सर जो कि मुझे लग रहा है ये पढ़ते हैं सर। एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, यहाँ के स्कूलों की क्या हालत है, थोड़ा सा तफसील से बताइए। तो बहरहाल आपका आना हमारे लिए बाइस मसरत है। तो बार बार मैं यही चीज़ दोहराता हूँ, लोगों को भी इसी का जुनून है। तो मैं आपसे ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ एक दो इशू पर बात करना चाहता हूँ। नंबर एक, एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो एजुकेशन के ताल्लुक़ जो जितने भी स्कूल्स हैं, मिडल है, ये क्या कहते हैं प्राइमरी स्कूल हैं, तो जहाँ भी जितने भी स्कूल हैं जहाँ 4 टीचर की ज़रूरत है वहाँ 1 है, जहाँ 5 की ज़रूरत है वहाँ 2 हैं, तो जहाँ 75 या 100 बच्चे हैं 1 या 2 टीचर क्या पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं वो RET के वो पैनल वगैरह थे जितने भी यहाँ इलाके में मेरे नॉलेज में जो है 60 से 62 बच्चों का जो ये क्या कहते हैं वो कोर्ट केस चल रहा था, जिसमें कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी है। आज तक उनके बारे में कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से वो बच्चे तालीम याफ्ता वो भी परेशान हैं और यहाँ के उनके वालिदैन जो हैं वो भी परेशान हैं। वो बच्चे ना दूसरा कोई काम कर सकते ना वो किया उन्होंने, तो वो सिर्फ कोर्ट कचहरियों की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन किसी ने आज तक उस पर कोई खातिरख्वाह एक्शन नहीं लिया। तो इस बारे में हम चाहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी वसातत से कि इसमें फिल फॉर एक्शन लिया जाए। जहाँ जहाँ भी कमी है स्कूलों में स्टाफ की उस पर गौर किया जाए, उस पर एक्शन किया जाए। मेरे जो साथी 2 सरपंच साहिबान ये मेरे साथ हैं और मैं तीनों हम जाते रहे CO साहब बाकी लोगों तक, लेकिन अभी तक कोई खातिरख्वाह एक्शन नहीं लिया गया जिससे लोगों की ये परेशानी है इसका कोई अजाला हो सके। तो नंबर 1। नंबर 2, ये जो ये स्कूलों के मतलब बच्चे हैं 60 से 62 हैं, तो इस पर DC साहब से आपकी वसातत से या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से हम ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि उन बच्चों की उन फाइलों को पुट अप किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए, ताकि यहाँ की जो ये एक बेकारी बेरोज़गारी का थोड़ा सा वो उसमें मदद मिलेगी उसका खात्मा करने में। दूसरी, यहीं बच्चे वो पढ़ाएंगे जहाँ कमी है वो कमी भी दूर हो सकती है। जिला रामबन की तहसील खड़ी में ज़ेर तामीर मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम आइंदा हफ्ते भर में मुकम्मल हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने पर इलाका खड़ी की आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। ताहम आवाम में इलाके के रिसीविंग स्टेशन की नातैयारी पर तशवीश पाई जाती है। आवाम का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से इलाके में बिजली की कमी खत्म होगी। लोगों ने कहा कि बिजली महकमा की लापरवाही की वजह से इस पावर प्रोजेक्ट का रिसीविंग स्टेशन पिछले 8 सालों से अभी तक नामुकम्मल है और अब ये कहा जा रहा है कि इस पावर प्रोजेक्ट की तरसीली लाइनों को रामसू रिसीविंग स्टेशन में लिया जाएगा और फिर वहां से वापस तहसील खड़ी के लिए बिजली सप्लाई की जाएगी। खड़ी के आवाम ने अपील की है कि तहसील में ज़ेर तामीर रिसीविंग स्टेशन को जल्द से जल्द तैयार किया जाए ताकि प्रोजेक्ट से तैयार होने वाली बिजली रामसू पहुंचाकर वापस खड़ी लाने के बजाय सीधे तौर खड़ी के आवाम तक पहुंचाई जाए। 6-7 महीने से पावर प्रोजेक्ट जो यहाँ हमारे अंदाजे से जो हमने काम किया ये बिल्कुल तैयार है। PDD की वजह से जो हमारा जो लाइन जा रहा है यहाँ से खड़ी, उसकी वजह से दिक्कत आ रहे हैं कि वो काम पूरा नहीं हुआ कि तारे शारे इसमें ना कंप्लीट थे, तो उस वजह से हमें दिक्कत आना पड़ा कि भाई ये लाइन ठीक नहीं है, हम इंतज़ार करते हैं।
बाद में उसके बाद हमने अपने जो बॉस है हमने इससे पूछा कि हमने कहा साहब क्यों लेट हो रहा है हमारा, जब तैयार है सब कुछ तैयार है, हमारा टंडल तैयार है, हमारा सब कुछ पावर होज ये पावर प्लांट जो इधर है नीचे ये तैयार है, क्या मसला है। इस पर यही है कि भाई हमारी लाइनें नहीं बिछ रही, हमारा जो कोर्ट का प्रॉब्लम दूसरा आ रहा है उधर जो सब स्टेशन हमारा उधर है वो अभी तक तैयार नहीं है, उसके वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यही हमारा बड़ी प्रॉब्लम है। हम तैयार हैं, हमें 6 महीने से हम तैयार हैं फिर कि भाई ये कब हम बोलेंगे हमें ऑर्डर मिलेगा, हम पावर देने के लिए तैयार हैं। तो चले नाजरीन, आज हम आपके सामने एक अच्छी खबर लेके आए हैं, लेकिन इस अच्छी खबर के साथ साथ हमें कुछ मायूसियां भी देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम तहसील खड़ी के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पावर हाउस में मौजूद हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पावर हाउस को डिजाइन किया गया है। तो चले, इस वक्त हम इस पावर हाउस के अंदर मौजूद हैं और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर सारा काम अब मुकम्मल हो चुका है। हम आपको बताते चले कि इस पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 3.7 मेगावाट एम्पियर है, जो 47 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और इस प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर के लोकल इंजीनियर्स ने डिजाइन किया है, जो अब बहुत जल्द आवाम के नाम वक्फ होने जा रहा है। तो चले, हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहां से बिजली बननी शुरू होती है, कौन सा इसका फर्स्ट स्टेप है। तो ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कि यहाँ पर जो MIV लगी हुई है और इसी तरीके की 3 MIVs इसमें लगी हुई है, यानी 3 पाइपलाइनें इसमें लगी हुई है और इन पाइपलाइनों से यहाँ पर जो पानी है वो एंटर होता है और इन्हीं पाइपलाइनों से पानी होते हुए आगे जो आप मेरे सामने देख रहे हैं टरबाइन लगा हुआ है, इस टरबाइन में जाएगा, जहां से फर्स्ट स्टेप बिजली का शुरू होता है और फिर यहां से बिजली होते हुए इस जनरेटर में आएगी। यानी जो इसका दूसरा स्टेप है, पहला स्टेप हमने आपको दिखाया टरबाइन में, वहां से बिजली बननी शुरू होती है और उसके बाद इस जनरेटर में आएगी और आप मेरे ठीक यहाँ पर नीचे देख रहे पूरी तरह से वायरिंग की गई है और यहाँ से बिजली होते हुए कंट्रोल रूम में जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर और एक MIV लगा हुआ है और पहले हमने आपको वहां पर एक MIV दिखाने की कोशिश की और इसी तरीके की और 2 MIV ने कुल मिला के 3 MIVs इसमें लगी हुई, 3 पाइपलाइनें लगी हुई है और यहां से पानी होते हुए इस टरबाइन में आएगा, जहां काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी, जिसको बैकबोन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। चले, तो हम आपको इस पावर हाउस के कंट्रोल रूम में इस वक्त लेके आए हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस कंट्रोल रूम को जो है डिजाइन किया गया, यानी पूरा काम जो है अब मुकम्मल हो चुका है। तो सबसे पहले हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि कहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो कंट्रोल रूम है ये भी पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है, यानी जितने भी काम इसके अंदर थे वो सब सारे के सारे मुकम्मल हो चुके हैं और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कंट्रोल यूनिट्स हैं बिल्कुल तैयार है और अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब इस प्रोजेक्ट को जो है आवाम के नाम किया जा रहा है। तो आवाम अब बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी जो कंट्रोल यूनिट्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, पूरा सिस्टम जब तैयार हो चुका और आप मेरी दूसरी साइड से देख रहे हैं यहाँ पर जो पे भी जो है जो कंट्रोल यूनिट्स हैं वो लगे हुए हैं। बिजली का जो सारा कंट्रोल होगा वो इसी कंट्रोल रूम से होगा, यानी कब बिजली कट करनी है, कब स्टार्ट करनी होगी। तो ये सारे आप देख रहे हैं कि ये जो कंट्रोल यूनिट्स है वो पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो इस पावर प्रोजेक्ट से यहाँ तहसील खड़ी के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें वाबिस्ता हैं, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर हम तहसील खड़ी की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर अक्सर बिजली के कट्स देखने को मिलते हैं, कई दिनों के बाद बिजली देखने को मिलती है, लेकिन हमें इसमें कुछ मायूसियां भी देखने को मिल रही है। आप हमारे साथ बने रहेगा और आगे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मायूसियां हैं। तो चले, हमने आपको इस प्रोजेक्ट की सारी तस्वीरें दिखाई, लेकिन एक मायूसी की बात यह है कि आप मेरे पीछे जो रिसीविंग स्टेशन देख रहे हैं, इस रिसीविंग स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन साल 2013 में रखा गया था, लेकिन 7 से 8 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये स्टेशन अपनी नाकामी का रोना रो रहा है। जिन लोगों ने इस स्टेशन के लिए लैंड डोनेट की थी उनका कहना है कि हमने इस स्टेशन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड डोनेट की थी, क्योंकि उस वक्त महकमा बिजली ने उन लोगों के साथ एक मुआहिदा किया था कि
उनके घर के 2 अफराद को इस स्टेशन में मुलाजिम के तौर पर तैनात किया जाएगा। मगर 7 से 8 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक नहीं उनकी मुलाजमत कहीं दिख रही है और नहीं ये स्टेशन अपनी पाई तकमील को पहुंच रहा है। अब सुनने में ये आ रहा है कि खड़ी का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है उसकी लाइन अब फिलहाल रामसू स्टेशन के लिए ली जा रही है और फिर वहां से तहसील खड़ी को वापस सप्लाई दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात होगी, क्योंकि खड़ी को पहले ही रामसू से सप्लाई आ रही है और अक्सर हमें यहाँ पर बिजली के कट्स देखने को मिलते हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये स्टेशन कब मुकम्मल होगा और यहाँ के लोगों को कब इस मुसीबत से छुटकारा हासिल होगा। कहीं ऐसा न हो कि इस मसले को भी कोरोना के डस्टबिन में ही डाला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये यहाँ की आवाम के लिए एक बहुत ही बड़ी बदकिस्मती की बात। दही तरक्की ब्लॉक असर की गरीब आवाम ने महकमा के कुछ मुलाजमीन के खिलाफ रिश्वत मांगने का इल्जाम आयद किया है। ब्लॉक असर की पंचायत रानका और बुलंदपुर के कुछ लोगों का कहना है कि दही तरक्की के मुलाजमीन गरीब आवाम से उनके कामों के एवज बाहरी हुकूमत का मुतालबा करते हैं। जनाब टीवी के नुमाइंदे हरदेस मनास के साथ बातचीत करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि महकमा के मुलाजमीन आवाम से खुलेआम रिश्वत तलब कर रहे हैं। नुमाइंदे ने कहा कि जो भी रिश्वत देने से इनकार करता है उसका काम नहीं किया जाता। जनाब टीवी से बात करते हुए रानका पंचायत के एक शख्स ने कहा कि इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मंजूर हुआ था और उसने उधार मांगकर प्लैथ का काम शुरू किया था और महकमा के पास पैसा मांगने गया, लेकिन महकमा के आदमी उससे 10,000 रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। जनाब टीवी के नुमाइंदे के मुताबिक ब्लॉक की सभी पंचायतों में रिश्वत की मांग की जा रही है और आवाम ने बड़े अफसरान से अपील की है कि गरीब जनता की मुश्किलात का इजाला करें और उन मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं जो गरीब लोगों से रिश्वत का मुतालबा करते हैं। कोई थोड़ा मुलाजम नहीं, अनपढ़े बंदे सारे मजदूरी करने वाले बंदे। कोई भी मकान का पैसा इस साल आया 2-3 मकान आए, इसे भी सरपंच मिम्बर की गल आई है मकान बने रहे भी अद्धे फेरे न। कोई 10,000 मंगता, कोई किस मंगता, गरीबा हुआ कुछ भी गलाया तो सही। मगर इतना गांव है हमारे, बीवी बच्चे हैं, बहुत परिवार है। क्या गांव का गुड़ोंगल, रान का गुड़ोंगल सर नाम है इधर का, सिर्फ नाम ही है मगर कुछ नहीं है इधर। कोई बोले बाथरूम, कोई बीवियों का नहाने के लिए, कोई कुछ किसी चीज की हमको पूछता नहीं है कोई भाई हम इनको कुछ चीज की जरूरत है। देखो मकान देखो हमारे कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखो रास्ते नहीं हमारे लिए, बाथरूम नहीं हमारे लिए। हर चीज देती है गवर्नमेंट मगर हमारे तक पहुंचती नहीं, किधर जाती है। पंचायत बुलंदपुर गांव खरौटी का रहने वाला हूं मैं। हमारे नंबरदार जी ने भी कुछ पॉइंट्स रखे और यंग यूथ ने भी पॉइंट्स रखे कि हमारे गांव में ये समस्या है। एक छोटी सी हमने RTI की थी 22/6 को, आज 1 मंथ पूरा हो गया, उसकी डिटेल्स हमें नहीं मिली। किस डिपार्टमेंट? ये ब्लॉक डिपार्टमेंट के लिए किया था हमने, ब्लॉक असर। हमें डिटेल ली थी, वीडियो साहब को हमने फोन भी करा, उसका उन्होंने हमें कोई रिसीव ही नहीं किया, ना कोई रिस्पांस दिया। आज 1 मंथ से भी ज्यादा टाइम हो गया है, ना उसकी हमें डिटेल मिली ना कुछ मिला। हम मजबूर हैं, करें तो करें क्या। हम डिटेल्स मांग रहे हैं, उसका हमें कुछ भी नहीं रिस्पांस मिल रहा है। हमारे पास प्रूफ भी है, आप देख सकते हो ये कि हमने 22/6 को ये की थी, 1 मंथ हो गया, उसकी हमें रिस्पांस कुछ नहीं मिला, ना वो हमें डिटेल्स मिली कि हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से वीडियो साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमें वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी डिटेल्स दें। किस किस के बारे में RTI किया है? RTI की थी हमने ये MG नरेगा, बाथरूम से ये किया था हमने। 2-3 डिमांड्स थी हमारी पास, कोई ज्यादा नहीं था। इसमें बाथरूम्स हैं, ये क्या बोलते हैं, और अच्छा जितने भी काम आ रहे हैं सारे बाथरूम 2015 से लेके टिल डेट तक हमने मांगा था कि हमारे गांव में क्या क्या हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है, कितना काम हो रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, कितना क्या है। बस इतना ही था। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम वीडियो साहब से कि हमें वो पूरा वो डिटेल्स दें। 1 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया उसका, हमें वो डिटेल्स नहीं मिली है। मुझे ये PMAY का मकान दिया गया है ब्लॉक की तरफ से, और ये हालात देखो मेरी कि ये मकान बिल्कुल है नहीं मेरे पास। बच्चे दर है मेरे, तो ये प्लांट में मुझे अभी महीना हो गया ये प्लांट दिए हुए है। तो मैं अर्ज करता हूँ कि इसका कोई जियो टैग, अभी तक मैंने 4 बार तो उनको बोल दिया कि जियो टैग करो ये, और 15% ये 15,000 रुपये मेरे से मांग रहे हैं कि 15,000 रुपये आप दोगे तो तब मैं ये जियो टैग करेंगे हम, नहीं तो वरना हम
जियो टैग नहीं करेंगे। कौन मांगता है? ये हमारा जीआरएस है हमारा पंचायत का और राविंदर सर। अच्छा। 15,000 रुपया मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से दूंगा 15,000 रुपया, और मेरे बच्चे खजल हो रहे हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ गवर्नर साहब से और प्रधानमंत्री से प्रार्थना करूंगा, और ये अपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं हमारे यहाँ के एमपी, तो उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि ये जो भी मतलब हमारे पास गरीब लोगों पर जितने मतलब ब्लॉक का लोड पड़ रहा है, तो ये देख लें कि वो उन्होंने क्या करना है। ये हर बंदे को पता है कि कमीशन मांग रहे हैं। बताओ अंकल जी, आपका नाम क्या है? मदन सिंह जनाब। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? आपके लाल सिंह। लाल सिंह जी। आपको ये प्रधानमंत्री की जो स्कीम है PMAY, मतलब जो मकान दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से जी, इसमें सुनने में ये आया है और बहुत सारी जगहों से ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि लोगों से कमीशन के तौर पर पैसा लिया जा रहा है। क्या आपसे भी पैसा लिया गया? जी। कितना? 10,000 रुपया जनाब। अच्छा, किसको दिया आपने? इसको आसफ को। आसफ जी। अच्छा, वो किस में ब्लॉक में काम करता है? वो सेक्रेटरी है ब्लॉक में। अच्छा अच्छा, कितना दिया आपने उसको? 10,000 रुपया जनाब। कब दिया? अब हो गए कोई 4-5 महीने। अच्छा, कैसे कब दिया, कैसे मांगी उसने? वो बोलने जब मैंने किस्त निकाली ना। कहाँ से? ब्लॉक में से। बैंक में से? जी। अच्छा। तो जब मैंने किस्त निकाली तो मैं अंदर से बाहर निकला तो वो बाहर मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा। पीछे पड़ने से बाद वो मोड़ जहाँ वो गड्डी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था मोड़ पे। अच्छा अच्छा। वहाँ आया तो वहाँ मुझे पकड़ा उसने और मुझे कहने लगा कि हाँ जी मुझे ये मेरा भी हक बनता है, मैंने आपसे ये इतना काम कराया, ये किया वो किया, तो ये मुझे 10,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। 5,000 रुपया पहली किस्त में ले लिया और 5,000 दूसरी किस्त में ले लिया। अच्छा जी। तो अभी और मांग रहा है? अभी और मांग रहा है, बोलता है नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा जी, ये पैसा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। अच्छा जी। अच्छा, आपने उसको दे दिया पैसा है? वो 5,000 एक दफा ले गया, 5,000 दूसरी दफा ले गया। अच्छा। तो अभी बोलता है। अब आपका क्या मुतालबा है, क्या चाहते हैं आप? हाल मैं चाहता हूँ, देखो क्या करें, गरीब आदमी हूँ, मुझे लड़का नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, ये मेरे लड़की के बच्चे हैं, मेरा कोई लड़का नहीं है। अच्छा। मुझे 5 लड़की हैं, 4 मैंने शादी करके दे दी, 1 लड़की अभी है मेरे पास। अच्छा। क्या करें, अगर मेरे पास अगर पैसा होता तो मैं इसको लंबाई करके यहाँ बैठ जाता, वहाँ क्या करूँगा, उधर मैं मर गया उधर सर्दी में। अच्छा जी। चलो ठीक। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाज़िम ज़िया खान ने आज रामबन में एक इजलास मुनक्कद किया, जिसमें आने वाली ईद उल अजहा के मौके पर उठाए गए इकदाम पर गौर खोज हुआ। मीटिंग में मौजूद शहरियों, सियासी, समाजी, मजहबी, तजारती तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में दूसरे मुलाजमीन के अलावा SSP रामबन भी मौजूद रहे। DDC रामबन ने मीटिंग में आए हुए मौजूद शहरियों के जरिए आवाम से अपील की कि वो ईद के मुबारक दिन पर होने वाली तकरीबात वक्त कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाएं और इंतजामिया की तरफ से जारी हिदायत पर अमल करें। DDC ने अफसरान को हिदायत दी कि वो बाजारों में जरूरी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं और ब्लैक मार्केटिंग व जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। DDC ने ईद के दौरान बिजली और पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं और पूरे कस्बा को साफ सुथरा रखने का अहद भी दोहराया। सब लोगों से यही अपील की जाती है कि वो अपने घरों में ही नमाज पढ़ें। रामबन ज़िले में आज ईद उल अजहा के मौके पे उसके अरेंजमेंट्स को लेके एक अहम मीटिंग हमने ऑर्गेनाइज़ की। यहाँ जो रिलीजियस लीडर्स थे, इमाम्स थे जो यहाँ हमारे रामबन जोन के, उनको हमने बुलाया था और उनके साथ डिस्कशन करके हमने डिस्कस किया कि कोविड की मद्देनज़र रखते हुए जो ये कुर्बानी वाली ईद है इसको किस तरह सेलिब्रेट किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कैसे करवाई जाएगी
और लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मटन होता है उसको लेके क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, क्या क्या कदम हमें डिफरेंटली उठाने पड़ेंगे। तो आज हमने वो अहम मीटिंग कर ली है और थोड़ी ही देर में एक सर्कुलर भी हम जारी करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा लोगों को कि किस तरह ये सेलिब्रेट करना है। लिमिटेड वे में ही करना पड़ेगा क्योंकि जब हम जानते हैं कोविड इस वक्त बहुत केसेस उसके बहुत सामने आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो रहा है। तो लोगों से ये अपील हम करेंगे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाए। नमाज जो है वो घरों में ही पढ़ी जाएगी जिस तरह ईद उल फितर पे पढ़ी गई थी, और उसके अलावा जो कुर्बानी करनी है उसमें भी हम चाहते हैं कि लिमिटेड वे में ही कुर्बानी की जाए और डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा दूर ना किया जाए। जैसा कि ईद के साथ वाबस्ता होते हैं फूड एंड सप्लाईज वालों को भी मैंने हदायत दे दी है कि जितना भी LPG है या बाकी जो सप्लाईज राशन की जो लोगों को मिलना होता है उसका पूरा हमने स्टॉक पोजीशन ली है। स्टॉक पोजीशन हमारी ठीक है और वो सप्लाईज कर दी जाएंगी टाइम पे। मैंने यही उनको बोला है फूड सप्लाईज के जो महकमे के मुलाजिम हैं कि वो बिल्कुल सतर्क रहें और जितनी जल्दी हो सके डिस्ट्रीब्यूशन करा दें ताकि लोगों को ईद के मौके पे कोई दिक्कत ना हो। मार्केट के ऊपर चेक्स के लिए मैंने बोल दिया है, हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो सरप्राइज चेकिंग करेंगे मार्केट्स में ताकि कोई होर्डिंग ना हो रही हो या कोई गलत रेट्स पे चीज़ें ना बिक रही हों, उसको चेक करने के लिए हमने स्क्वाड्स डिटरमिन कर दिए हैं। नेचुरली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने SSP साहब को भी बुलाया था मीटिंग में, वो भी हमारे साथ थे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने हमारे को बताया है कि किस तरह मूवमेंट जो लोगों की होगी वो पासिस के ऊपर ही होगी। लॉकडाउन का जो सिलसिला हमने अब शुरू किया है क्योंकि कोविड को लेके हमारे को लॉकडाउन रखना पड़ रहा है कई दिनों में, तो हफ्ते हफ्ते ये लॉकडाउन रहा करेगा। रामबन ज़िले में भी नंबर ऑफ केसेस को हम देख के ही डिसीजन लिया करेंगे। मार्केट्स को हम टाइम देंगे खुलने का ताकि जो ज़रूरी चीज़ें जो लोगों को लेनी होती हैं उसके लिए उनके लिए टाइम मिल जाए। बट बाय एंड लार्ज हमारे को रश देखकर ही डिसीजन लेना पड़ता है और फिर लॉकडाउन करना पड़ता है या शॉप्स को बंद करना पड़ता है। लोग अगर सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क पहनना शुरू कर दें और एक दूसरे के करीब ज़्यादा ना आए तो इट विल बी पॉसिबल फॉर अस टू कीप मार्केट्स ओपन फॉर लॉन्गर। लोगों की तरफ से हम चाहते हैं कि ताउन हमें पूरा मिले ताकि हमारे को ज़्यादा लॉकडाउन ना करना पड़े, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे और लोग अपना प्रिकॉशन खुद ले सकें। बलेसा की आवाम ने काहरा में तैनात तहसीलदार के काम की सराहना करते हुए कहा है कि तहसीलदार ने कोरोना वायरस के दौरान जबरदस्त काम किया जिससे आवाम को काफी राहत मिली। आवाम का कहना है कि कोरोना वायरस के दौरान जहां बहुत से ऑफिसरान की तनकीद हुई वहीं लोगों ने तहसीलदार की तारीफ की। आवाम का कहना है कि तहसीलदार ने कोरोना वायरस के चलते इस वायरस से मुतासरा लोगों की देखभाल के लिए किए गए इंतजाम को बेहतर से बेहतर बनाने में तन मन से काम लिया। हमारे माइग्रेंट लेबर्स आए उनको हमने बिल्कुल प्रॉपरली विद सेट प्रोटोकॉल जो है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा, उनकी सैंपलिंग हुई और जब वो नेगेटिव आए उसके बाद भी उनको हमने बिल्कुल सर्विलेंस टीम्स हमारी थी जिनमें होम क्वारंटाइन के लिए उनको 14 दिन के लिए बिल्कुल माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व किया गया। दूसरा, हम अभी तक जो है तहसील काहरा को बचा पाए हैं कोविड-19 के कहर से, आगे भी इंशाल्लाह हम बचा लेंगे। तो इसी के साथ आज का खबरनामा पहुंचता है इख्तिताम को। मुझे इजाजत दीजिए, आदाब।